औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 20 के अंदर हम गैस एक्सचेंज का आखिरी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि एयर कंडक्टिंग पोर्शन, कि एयर किस तरीके से मूव करती है, और दूसरा होगा गैस एक्सचेंज पोर्शन, जहाँ पर गैस एक्सचेंज के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एयर कंडक्टिंग पोर्शन में हमने सारा रास्ता जो है वो पाथवे देखना है जहाँ से एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। नॉर्मली जो हमारी एयर है वो हमारे नेज़ल कैविटी से या ओरल कैविटी से दाखिल होती है, और नेज़ल कैविटी से ओरल कैविटी से जो एयर है वो आती है हमारे फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स एक्चुअल में कॉमन एरिया होता है जहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस और हमारा जो खाना है यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक का कॉमन एरिया होता है फेरेंक्स। फेरेंक्स फिर बाद में लेरेंक्स के साथ, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होती है, और उस लेरेंक्स के ऊपर एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज मौजूद होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये जो एपिग्लॉटिस है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो एपिग्लॉटिस हमारे ट्रैकिया को, विंड पाइप को कवर कर लेता है, ताकि जो नवाला है वो हमारे विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए। जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो लेरेंक्स जो है वो ट्रैकिया के ऊपर जो है वो मूव करता है, विंड पाइप के ऊपर मूव करता है, और उसके बाद जो एयर है वो हमारे विंड पाइप में दाखिल होती है, और उसके बाद राइट और लेफ़्ट ब्रोंकस के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। जो ब्रोंकस है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होकर स्मॉल ट्यूब्यूल्स के अंदर डिवाइड करता है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो इवन स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड करता है, जिसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड करती है। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये एक्चुअल में गैस एक्सचेंज पोर्शन का हिस्सा होते हैं, जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। ये जो सारा पाथवे हमने देखा है, इसको आप इस डायग्राम के अंदर भी आसानी से देख सकते हैं कि नेज़ल कैविटी या ओरल कैविटी से एयर अंदर जाएगी, फिर फेरेंक्स आएगा, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स होता है, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है वो लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंकस के अंदर डिवाइड करते हैं, जो आगे फिर डिफरेंट लेवल के अंदर ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और ब्रोंक्यूल्स के लेवल हमने देखे हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो उसमें आ जाते हैं। अब एयर कंडक्टिंग पोर्शन के बाद हम देखेंगे गैस एक्सचेंज पोर्शन किस तरीके से। जब एयर जो है वो बिल्कुल आखिरी रास्ते पे पहुंच जाती है, स्मॉल ट्यूब्स के ऊपर पहुंच जाती है, जिसको हम एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं, तो उनके आगे, एल्वियोलर डक्ट्स के आगे जो एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। मतलब कि जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं वो कनेक्ट करती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को किसके साथ, एल्वियोलाई के साथ। और एल्वियोलाई को हम जो वो एयर सैक्स भी कहते हैं। एल्वियोलाई एक्चुअल में फंक्शनल यूनिट होते हैं लंग्स के, जहाँ पर गैस एक्सचेंज चल रही होती है, और यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन चल रही होती है। बड़ा आसान सा है कि हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन या प्रेशर है वो कम होती है, तो हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में शामिल हो जाती है, और हमारे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स के अंदर जो है वो आ जाती है, या इन एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। अब एल्वियोलाई जो है वो गैस एक्सचेंज के लिए बड़ा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इवन के बताया जाता है कि अगर हम ह्यूमन की एल्वियोलाई की एपिथेलियम को रिमूव कर लें और उसको एक सिंगल लेयर के अंदर कर लें साइड बाय साइड, तो ये पूरा एक टेनिस कोर्ट की जगह जो है वो बन जाएगी। तो ये बात सिर्फ ये समझाने के लिए की जा रही है कि ये हमारे एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी बेस के ऊपर गैस एक्सचेंज बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो आगे डिवाइड हो रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के आगे साथ छोटी सी डक्ट लगी होती है जिसको हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, और उसके ऊपर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और इस एल्वियोलाई के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कैपिलरीज ने इन एल्वियोलाई को घेरा हुआ होगा, जहाँ पर सारा गैसेस एक्सचेंज जो है वो चल रहा है। तो इसके साथ हमारा जो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कवर होता है। इसके बाद हमने वेंटिलेशन के हवाले से बात करना है। जो वेंटिलेशन है या पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये दो फेजेस के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं, एक इन्हेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन का मतलब होता है कि एयर को इनटेक करना, बॉडी के अंदर जब एयर जाती है तो उसको हम इन्हेलेशन कहते हैं, और जब बॉडी से एयर बाहर की तरफ आएगी तो उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। हमारे अंदर जो है वो नेगेटिव मैकेनिज़्म से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो चल रही होती है, और हमारे अंदर जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, जो इसके मसल्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। आप इनमें से एक भी फेज़ पढ़ लेंगे तो दूसरा उसका ऑपोजिट होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेलेशन के हवाले से जब ये हम पढ़ रहे हैं तो आप ख़ुद भी नोट करें कि हमारी बॉडी के अंदर इनहेलेशन कैसे होती है। याद रखिएगा, जब हमने सांस अंदर लेकर जाना होता है तो उस वक्त हमारी थोरेसिक कैविटी जो है वो फूल जाती है। वो जो थोरेसिक कैविटी है, ये जो रिब केज है, ये हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। मतलब कि हम कहते हैं कि अपवर्ड और आउटसाइड के ऊपर हमारा रिब केज मूव करता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे जो डायाफ्राम के जो मसल्स हैं और जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होते हैं, इनके दरमियान में जो मसल्स होते हैं इनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो डायाफ्राम वो भी कंट्रैक्ट करता है, इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिब केज है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जो है वो आ जाती है। लेकिन इसके साथ जब हमने एयर बाहर की तरफ निकालनी होती है तो इससे ऑपोजिट होता है। डायाफ्राम पहले कंट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अब डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। पहले रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव हुआ था, इसमें जो रिब केज है वो इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव होता है। पहले इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट किए थे, एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, और जब हम सांस अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो उसको हम इनहेलेशन, और जब सांस बाहर की तरफ लेकर जाते हैं उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। आपको डायग्राम के अंदर जो डायाफ्राम है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हवाले से बताया गया है, और थोरेसिक कैविटी को यहाँ पर दिखाया गया है, और एयर मूवमेंट को दिखाया गया है कि किस तरीके से जब जो डायाफ्राम है वो कंट्रैक्ट करती है तो एयर अंदर की तरफ मूव होती है, और जब डायाफ्राम रिलैक्स होगी तो एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव होती है। लास्ट जो टॉपिक है वो है गैस ट्रांसपोर्ट के हवाले से। बड़ी सिंपल सी इसमें बातें लिखी हुई हैं कि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत होती है। इसके लिए वेरियस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर के अंदर। कहीं पे ट्रैकिया के ज़रिए है, कहीं पे क्यूटेनियस एक्सचेंज चल रहा है, कहीं पे गिल्स के ज़रिए है, कहीं पे लंग्स के ज़रिए ये सारी ट्रांसपोर्ट हो रही है। और याद रखिएगा कि एनिमल्स जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़े साइज़ के हम एनिमल्स पढ़ते हैं और उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई होते हैं, तो उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन को इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब ये है कि जितना एनिमल लार्जर होगा, जितना उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, उसके अंदर उतना ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करके तो उसको आगे की तरफ लेकर जाती है। अब बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन को सिर्फ ब्लड के अंदर घोल देने से भी काम नहीं होगा। बाकायदा हमारे ब्लड के अंदर जो है वो कोई ना कोई प्रोटीन होनी चाहिए जो कि उस ऑक्सीजन को बाइंड करे और उसको कैरी करे। तो इसमें बताया गया है कि हमारे ब्लड के अंदर एक ऐसी प्रोटीन है कि जैसे ही ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बढ़ती है तो वो उस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है, और जैसे ही कहीं पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है तो उसको जो है वो वहाँ से रिलीज़ कर देती है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबली बाइंडिंग। कि जब हमारे लंग्स के अंदर वो प्रोटीन मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, कि जब हमारे लंग्स के अंदर वो प्रोटीन होती है तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हाई होती है तो वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो जो ब्लड सेल्स हैं वो किसी टिश्यू के पास जाते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है तो वो उसी वक्त ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल बाइंडिंग, कि ज़रूरत पड़ने पर बाइंड कर लेना और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज़ कर देना। तो ये गैस ट्रांसपोर्ट के हवाले से यहाँ पर बताया गया। अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स अभी हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कॉपर वगैरह या आयरन वगैरह हो सकता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, और ये स्पेसिफिक ब्लड सेल्स के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। अब सबसे पहला जो अगर हम देखें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की एग्जांपल आ जाती है। हीमोग्लोबिन रेडिश पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन जो है वो मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटल की तरह काम करता है। ये मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है एनिमल्स के अंदर, और कुछ वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटोजोआ के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर, निमर्टियंस के अंदर, कुछ निमाटोड्स, कुछ एनेलिड्स, कुछ क्रस्टेशियंस, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ मोलस्क के अंदर भी हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ये पाया जाता है। एक्सेप्शन है, कुछ फिशेज़ हैं उनके अंदर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता, बाकी सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के हवाले से बताया जाता है कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ये ब्लड के अंदर और सिलोमिक फ्लूइड के अंदर हीमोग्लोबिन बड़ी आसानी से ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। उसके बाद जो दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हमारे पास है हीमोसायनिन। हीमोसायनिन ज़्यादातर मोलस्क और क्रस्टेशियंस के अंदर पाया जाता है। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है, हीमोसायनिन के अंदर कॉपर जो है वो मौजूद होती है।
जिस तरह हीमोग्लोबिन का कलर रेड है, इसी तरीके से हीमोसाइनिन का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश होता है जब वो ऑक्सीजनेटेड होती है, और ये हीमोलिम्फ के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। हीमोसाइनिन जो है ऑक्सीजन को ज़्यादा आसानी से रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को कैरी करती है और ज़रूरत पड़ने पर फटाफट ऑक्सीजन को क्या कर देती है, रिलीज़ कर देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीम एरिथ्रिन। हीम एरिथ्रिन जो है इसमें आयरन जो है वो मौजूद होता है, और जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो तब इसका कलर पिंक होता है। ये न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, और कभी भी आपको जो है ये बॉडी फ्लूइड के अंदर या हीमोलिम्फ के अंदर जो है ये मौजूद नहीं होता, बल्कि न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर ये हीम एरिथ्रिन मौजूद होता है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। आप इन एनिमल्स को सर्च भी कर सकते हैं इनकी डायग्राम्स देखने के लिए, इनकी पिक्चर्स देखने के लिए। स्पानिकुलस, पेरियापुलिड्स, ब्रैकियोपोड्स और कुछ पोलिकीड्स जो हैं उनके अंदर ये हीम एरिथ्रिन जो है वो मौजूद होता है। जो नेक्स्ट है वो है क्लोरोक्लूरिन। क्लोरोक्लूरिन जो है उसमें आयरन जो है वो मौजूद होता है, लेकिन इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है जब ये एसोसिएटेड होता है लो ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जैसे ही ये हाई ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट होता है या हाई ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करती है, तो तब इसका कलर जो है वो क्लोरोक्लूरिन का रेड हो जाता है। और ये जो क्लोरोक्लूरिन है ये एक्चुअल में पोलिकीड वर्म्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये बेसिकली हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमरिथ्रिन और नेक्स्ट जो लास्ट वाला है क्लोरोक्लूरिन, उसके हवाले से हमने बात की। अब जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं इनके हवाले से बताया जाता है कि इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रेज़ हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, और सिंपल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसको डिज़ोल्व स्टेट के साथ भी जो है वो इन ऑक्सीजन वगैरह को जो है वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल एक बात याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर भी जाती है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ भी जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो भी एनिमल बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है वो मच हायर होती है। उसकी मेन रीज़न यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके भी जा सकती है, ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर भी जा सकती है, और कार्बोनिक एसिड या कार्बोनेट्स की शक्ल में यानी कि बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में भी ये ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद वाटर के साथ जब मिलती है तो उससे एक कार्बोनिक एसिड बन जाता है। वो कार्बोनिक एसिड टूटता है तो उससे एक बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है, और ये बाइकार्बोनेट आयन के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सारी ट्रांसपोर्ट चल रही होती है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी जो सारा ट्रैक है, जो सिस्टम है, उसको देखा। वेंटिलेशन के हवाले से, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के हवाले से बात की है, और फिर लास्ट के ऊपर जो गैस एक्सचेंज है या गैस ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उनके हवाले से हमने यहाँ पर डिस्कशन की है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।